गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो बातचीत करेंगे वो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड किए थे, शायद आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखे होंगे तो वीडियो देखिए। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 1 बाय 1 हर एक शेड्यूल के बारे में डिटेल्स में बातचीत की थी, लेकिन वो ओरली प्रेजेंटेशन था। शायद बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो उसके अंदर ओरली प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ समझ में नहीं आया था। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो पीपीटी फॉर्म के माध्यम से देखेंगे, जहाँ पे आप लोगों को पीपीटी फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप आपके नोटबुक के अंदर ये सभी कुछ भी बातें होगी शेड्यूल वाली वो लिख लो। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स। आप लोग सेकेंड ईयर में थे तब आप लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था, वैसे ही आप लोगों को अभी थर्ड ईयर के अंदर बैंकिंग वाला फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। तो बैंकिंग का फाइनल अकाउंट्स क्या होगा, कैसे होगा, उसके अंदर वाले प्रॉब्लम्स क्या होंगे। फॉर्म जो होगा यहाँ पे भी वर्टिकल फॉर्म होगा, मतलब प्रीवियस ईयर आप लोगों को कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर वर्टिकल फॉर्म के बारे में पता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को वर्टिकल फॉर्म ही देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला वर्टिकल फॉर्म, बैलेंस शीट वाला वर्टिकल फॉर्म, यही दो मेथड है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली मेथड है और सेकंड बैलेंस शीट वाली मेथड है यहाँ पे। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इस मेथड के अंदर हम लोगों को एक्चुअली क्या पढ़ना है। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बातचीत करेंगे तब हमारे 4 शेड्यूल्स आते हैं, और जब बैलेंस शीट के बारे में बातचीत करेंगे तब हमारे 12 शेड्यूल्स आते हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये 16 शेड्यूल एक बार आपके दिमाग में अगर फिट हो जाते हैं तो बाद में जब आप लोग प्रॉब्लम करोगे तब आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक लेक्चर है, बेसिक फाउंडेशन है। ये वीडियो आप लोग बार बार देखो, ताकि ये वीडियो के अंदर ही पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आगे चलकर आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप लोगों को अमाउंट का जो भी कॉलम होगा ना वो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये वीडियो, ये लेक्चर्स आप जितनी बार रिपीट करोगे और ये फॉर्मेट आपके दिमाग के अंदर एक बार फिट हो गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम के वक्त कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स में 1 बाय 1 स्लाइड हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो ये देखिए आप लोगों के सामने अभी ये फॉर्मेट दिया गया है बैलेंस शीट वाला, जिसके अंदर द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए, नेम ऑफ द बैंक, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो ये ऊपर वाली जो भी कुछ बातें होगी ये बाय एक्ट है, 1949 बैंक का जो भी रेगुलेशन वाला एक्ट है उस एक्ट के तय ये सभी बातें तय है। जब भी आप लोग प्रॉब्लम बैलेंस शीट वाला जब भी कुछ पार्ट आप बनाओगे एग्जामिनेशंस के अंदर तो ये ऊपर वाली बातें आप लोगों को कंपलसरी लिखना है। ये बाय लॉ होने की वजह से आप लोगों को ये कंपलसरी लिखनी होगी। तो यहाँ पे एमसीक्यू अगर एग्जामिनेशन होती है तो एमसीक्यू के अंदर भी ये सवाल आते हैं कि बैंक का शेड्यूल नंबर क्या है, थर्ड शेड्यूल। तो एमसीक्यू के अंदर 4th 5th ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। थर्ड शेड्यूल सेक्शन कौन सा है, 29, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस वाले सवाल बन सकते हैं कि सेक्शन 29 है, सेक्शन 28 है, 30, 40 ऐसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 29 फॉर्म ABCD दिया जाएगा। तो जब बैलेंस शीट आएगी तो फॉर्म कौन सा आएगा, A, और प्रॉफिट एंड लॉस आएगी तो फॉर्म कौन सा आएगा, फॉर्म B। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, चाहे SBI हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम के अंदर दिया जाएगा वो नेम ऑफ द बैंक आप लोगों को वहाँ पे लिखना है। और बैलेंस शीट का क्लोजिंग ईयर, एकेडमिक ईयर क्लोजिंग क्या होता है, 31 मार्च। तो ये ऊपर वाली बातें आप लोगों को वहाँ पे एज इट इज लिखनी है। उसके बाद कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, शेड्यूल नंबर एंड रुपीज़, ये कॉलम आएंगे। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर देखो वहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग, शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन। तो ये शेड्यूल्स आप लोगों को वहाँ पे लिखने होंगे, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोविंग, अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन। और ये शॉर्टकट टेक्निक वहाँ पे नीचे दी गई है कि ये समझो आप लोगों को रिकॉल नहीं होता, तो रिकॉल करने के लिए वहाँ पे एक मेमोरी टेक्निक बनाई है नीचे, कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज। तो हर एक का फर्स्ट वर्ड लेना है। कैन में का C यानी कि कैपिटल, रामू में का R यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, धोबी का D यानी कि डिपॉजिट्स, बोरोविंग, बाय का B यानी कि बोरोविंग्स, और ऑरेंज का O यानी कि अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये शॉर्टकट टेक्निक बनेगी, कैन, रामू, धोबी, बाय, ऑरेंज। और वहाँ पे अगर ये पसंद नहीं है तो CRDBO, ये भी शॉर्टकट टेक्निक हो सकती है। तो ये हो गई कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ वाली बातें। चलिए अभी हम लोग असेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। प्रॉपर्टीज़ एंड असेट्स, असेट्स के शेड्यूल कहाँ से शुरुआत होंगे, शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विद RBI,
बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 दिया गया है, 9 नंबर एडवांसेस दिया गया है, शेड्यूल नंबर 10 दिया गया है फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल नंबर 11 दिया गया है अदर असेट्स, शेड्यूल नंबर 6 क्या है कैश विद आरबीआई, शेड्यूल नंबर 7 क्या है बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नाम बड़ा है लेकिन जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड असेट्स, अदर असेट्स। तो शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक सभी बातें आएंगी प्रॉपर्टीज एंड असेट्स से रिलेटेड। मेमोरी टेक्निक क्या होगी इसके लिए, देखो वहाँ पे नीचे लिखी है CBIAFO। तो CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ये मेमोरी टेक्निक होगी ये शेड्यूल 6 आप लोगों को रिकॉल करने के लिए। C यानी कि कैश विद बैलेंस आरबीआई, B यानी कि बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, I यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इसका शॉर्टकट की क्या बनेगा CBI AFO अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेंटेंस का और इस फॉर्मेट का कोई रिलेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मेमोरी टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग। तो ये सभी बातें आएंगी शेड्यूल नंबर 6 से लेकर 11 तक वाली बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो लाइबिलिटी के शेड्यूल कितने थे, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 5 तक। असेट के शेड्यूल कहाँ से शुरुआत होते हैं, शेड्यूल नंबर 6 से लेकर 11 तक। लाइबिलिटी की मेमोरी टेक्निक क्या थी, क्यान रामू धोबी बाय ऑरेंज। असेट की मेमोरी टेक्निक क्या है, CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का टोटल, असेट्स का टोटल आप लोग अगर मैच करोगे, दोनों का टोटल अगर बराबर आता है तो आप लोगों का प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये फॉर्मेट लिखोगे, फॉर्मेट के नीचे 2 नाम आएंगे एडिशनल, एक आएगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और सेकेंड आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का प्रॉब्लम टैली होने से कोई रिलेशन नहीं है। ये शेड्यूल नंबर 12 जो आप लोग बैलेंस शीट के नीचे लिखोगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज मतलब वो बातें जो आज के तारीख में तय नहीं है, इसका कुछ भी फ्यूचर के ऊपर डिसीजन डिपेंड्स है। लेकिन आज तो हमें बैलेंस शीट क्लोज करनी होगी, तो आज के तारीख में हम लोग बोल नहीं सकते कि ये बात फिक्स है, इसके बारे में क्या है। तो ये कुछ गवर्नमेंट, कुछ कोर्ट के अंदर मैटर्स पेंडिंग होते हैं। समझो एक आधा एम्प्लॉय ने केस कर दी बैंक के ऊपर, तो आज के तारीख में उसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना वो एकेडमिक ईयर। तो ये सभी बातें हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज जिसका रिलेशन फ्यूचर्स वाले इवेंट्स के ऊपर डिपेंड है। और सबसे आखिरी में आएगा बिल्स फॉर कलेक्शन, जो एडजस्टमेंट का पार्ट आएगा ना प्रॉब्लम के नीचे, तो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और बिल्स फॉर कलेक्शन से रिलेटेड होती है। तो ये था बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 12 तक। ये सभी बातें कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट के वहाँ पे आएगी। और उसके बाद शेड्यूल नंबर 13 से लेकर शेड्यूल नंबर 16 वाली बातें आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट स्लाइड जो होगी वो P&L अकाउंट के बारे में होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में होंगी। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर्म बनाया गया है B, वहाँ पे फॉर्म B। बैलेंस शीट का कौन सा था, फॉर्म A था, और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा है, फॉर्म B। तो मेमोरी टेक्निक क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का P और इसका यहाँ का B, PB, ये मेमोरी टेक्निक बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो बैलेंस शीट के लिए क्या बन सकती है, बैलेंस शीट का B और उसका फॉर्म A, BA और AB, ऐसे कुछ भी आप लोग मेमोरी टेक्निक अप्लाई कर ये फॉर्मेट रिकॉल कर सकते हो। तो फॉर्म B के अंदर आप लोग देख सकते हो इधर पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नोट्स या शेड्यूल नंबर, रुपीज़। बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के 4 मेन टाइटल्स है, 4 मेन कंटेंट्स है। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 एक्सपेंडिचर, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नंबर 4 एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डिवाइड है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इनकम का अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे निकलेगा, तो इनकम में से आप लोग अगर एक्सपेंडिचर माइनस करते हो ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट करंट ईयर की मिल जाएगी और लास्ट ईयर की ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर दी जाती है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो भी प्रॉफिट बनेगा करंट ईयर का, बाय रूल आरबीआई के हिसाब से आप लोगों को कुछ बातें क्या करनी होगी, ट्रांसफ़र करनी होगी। जैसे कि ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, या बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। तो ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले टाइटल होगा इनकम। तो बैंक का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या होता है, इंटरेस्ट अर्नड। तो ये आएगा शेड्यूल नंबर 13। जो बैंक लोन देती है ना, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ पे आएगा, शेड्यूल नंबर 13। और इंटरेस्ट छोड़कर जो भी कुछ आएगा वो चला जाएगा अदर इनकम। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये तो टाइटल है, टाइटल के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, ये टाइटल के अंदर क्या क्या कवर होता है। तो ये जस्ट आप लोग फॉर्मेट आप लोगों को मेमोराइज करना है। तो अंदर वाली डिटेल वाली बातें आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगी। तो ये था इनकम, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। और यहाँ पे क्या बनेगी, टोटल।
उसके बाद आएगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, बराबर है। बैंक को भी कुछ ना कुछ देना होगा, ऊपर इनकम के अंदर बैंक लेती है, लेकिन एक्सपेंडिचर के अंदर बैंक को क्या करना होगा, देना होगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी कि क्या, जो बैंक को देना पड़ेगा, जो अलग अलग हम लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग, इसके अंदर जो बैंक के अंदर हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो ये फ्री में करते हैं क्या, नहीं, तो इसके ऊपर भी बैंक को कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो जो बैंक देती है, एक्सपेंडेड यानी कि एक्सपेंसेस, बैंक का खर्चा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, बैंक कहाँ पे लिखेगी, तो शेड्यूल नंबर 15 के अंदर लिखेगी। और नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे घर चलाने के लिए खर्चे लगते हैं, कंपनी चलाने के लिए खर्चे लगते हैं, वैसे ही बैंक चलाने को भी खर्चे लगेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, बैंक रन करने के लिए चाय पानी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का खर्चा, डायरेक्टर के रिम्यूनरेशन, लॉ के चार्जेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जनरल, ये सभी छोटी मोटी बातें कहाँ पे आएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आएगी। और उसके बाद एक यहाँ पे सभी शेड्यूल खत्म होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के 13, 14, 15, 16 ये 4 शेड्यूल है। उसके बाद देखो प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी, एक एडिशनल नाम आता है जो एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, ये आप लोगों को याद करना है। ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर। अभी नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो इनकम की टोटल समझो 5 लाख है, 13, 14 शेड्यूल नंबर की टोटल जो बन गई 5 लाख, एक्सपेंडिचर की टोटल बन गई 3 लाख समझो, तो 5 में से 3 चले गए, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख रुपीस। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर आप लोग माइनस करोगे ना, तो आप लोगों को प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ये मिलेगा। और लास्ट ईयर का कभी दिया जाता है, कभी दिया नहीं जाता। अब समझो उन्होंने दिया लास्ट ईयर का, तो ऐड करना है, टोटल बनानी है, ना दिया तो ये 2 लाख रुपीज़ लेके हम लोगों को आगे चलना है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा कि 2 लाख रुपीज़ करंट ईयर का प्रॉफिट था। अभी वो जो करंट ईयर का 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हो गया है ना, तो वो अप्रोप्रिएशन करना है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। 20% बाय रूल ऑफ द गवर्नमेंट हम लोगों को क्या करना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व 20% ट्रांसफर करना होगा। 25 है मैक्सिमम, लेकिन कॉलेज लेवल पे सभी के एग्जाम्पल्स बराबर आए, इसलिए 20% हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 20% जो भी प्रॉफिट होगा करंट ईयर का ओनली, यहाँ पे बात याद रखनी है, करंट ईयर का प्रॉफिट, तो वो 20% हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड में। शेड्यूल नंबर 2 में चला जाएगा ये। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व दिया गया है समझो एडजस्टमेंट के अंदर, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया डायरेक्टर ने, तो वो वहाँ पे चला जाएगा। और बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, वहाँ पे जो भी कुछ बचेगा वो चला जाएगा शेड्यूल नंबर 2 के वहाँ पे, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। और सबसे आखिरी में क्या आएगा, टोटल। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला फॉर्मेट। चलो मुझे एक बार टाइटल बोलो, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन। इनकम के अंदर कितने शेड्यूल्स आएंगे, 2, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। 13 मतलब इंटरेस्ट अर्नड, 14 मतलब अदर इनकम। एक्सपेंडिचर के अंदर कितनी बातें आएंगी, 3, लेकिन शेड्यूल कितने आएंगे, 2। शेड्यूल नंबर 15 का टाइटल क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर बैंक को देना होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16, बैंक चलाने का खर्चा। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी मतलब ये एडजस्टमेंट दी जाएगी, एडजस्टमेंट के अंदर वाली बातें यहाँ पे बैड डेब्ट्स की होती है, इनकम टैक्स की प्रोविजन होती है, तो ये सभी बातें कहाँ पे आएगी, इस शेड्यूल के अंदर आएगी। तो उसके बाद इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। और उसके बाद लास्ट ईयर का कहाँ दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, कहाँ पे, शेड्यूल नंबर 2 के वहाँ पे। स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने परसेंट, 20%। अदर रिजर्व, डिविडेंड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो ये था बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला फॉर्मेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनके डिटेल्स, कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट्स, बोरोविंग, इनके डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। डिटेल्स के अंदर हर एक शेड्यूल के अंदर कुछ ना कुछ बातें आएंगी, तो ये आप लोगों को मेमोराइज करते जाना है। तो ये लेक्चर के अंदर वाली जो भी कुछ बातें थी आप आपके नोटबुक में लिखिए, ये फॉर्मेट आप आपके नोटबुक में लिखिए, बार बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। आप लोगों को कंपलसरी एग्जामिनेशंस के अंदर लिखना होगा, चाहे एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे एमसीक्यू टाइप हो, चाहे एग्जामिनेशंस का मोड कोई भी होगा। अगर ऑनलाइन होती है, एमसीक्यू टाइप होती है, तो इसमें से शेड्यूल नंबर 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है, ऐसे सवाल बनेंगे। और डिस्क्रिप्टिव होती है तो डायरेक्टली प्रॉब्लम आएंगे। तो चाहे मोड कोई भी हो, मतलब आप लोगों को प्रिपरेशन
सभी एंगल से करना है, मतलब एमसीक्यू टाइप से ही प्रिपरेशन करना है और डिस्क्रिप्टिव टाइप से ही करना है। तो आप लोग ये वीडियो देखोगे, कुछ क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेरी लिखो, आप लोगों के उसके आंसर मिल जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स के अंदर डिटेल शेड्यूल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक थैंक यू।